जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे छोटा सा पार्ट, जो कि 11th क्लास का ही पार्ट है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम लोगों ने सीखा था। इसके बाद की क्लास आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर क्या कल हमारी क्लास 20 मिनट्स होगी या 25 मिनट्स होगी। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो टारगेट ये है कि आप लोगों का सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, समय से कंप्लीट हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएँ। तो ये मत सोचिए आप कि 25 मिनट हुई। कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि हम डेली क्लास 1 आवर की क्लास लें और कोशिश ये करेंगे कि 1 घंटे से कम की क्लास ना हो। भले ही चाहे 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि हम 40 मिनट्स या 45 मिनट्स की क्लास ले लें। तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। हम लोग अपने कंटेंट पर ध्यान देंगे, सिलेबस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हमारा जो बेसिक जो मेथड है हम लोग उसको अच्छे से फोकस करेंगे उस चीज़ों पर। कोई भी डाउट बना करे बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करिए। और बच्चों, आप लोगों का एक दायित्व है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये हमारा चैनल जय हो स्टडी क्लासेज विद तिवारी सर, इस चैनल को आप लोग शेयर करें। और ताकि जो कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस समय बहुत परेशान हैं, सर तैयारी कैसे करें, क्या ना करें, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा जाए, किस टॉपिक को कम पढ़ा जाए। बच्चों, आप लोग परेशान मत होइए। हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्राइटेरिया लेके चलेंगे कि हमें कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर किसी सिलेबस में चैप्टर ही हटा दिए गए। बेटा, चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, चैप्टर से कुछ पार्ट हटाए गए हैं और जो पार्ट हटाए हुए हैं उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। कौन कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि कई चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि आपका देखा जाए डिफरेंशिएशन में आपकी रोलेस थ्योरम जो है आपकी हटा दी गई, उसको नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद आपका क्या नाम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो भी हटा दिया गया, उसको नहीं पढ़ना है। तो कई ऐसे पोर्शन हैं, जैसे हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें हमारा क्या है टेंजेंट एवं नॉर्मल स्पर्श रेखा अवलंब वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है ना। और तुम्हारा वो सन्निकट मान जो वो भी निकालते हैं वो भी हटा दिया गया है। तो जो आपको नहीं पढ़ना है ना बेटा, वो हम आपको बता देंगे क्या नहीं पढ़ना है। उस चीज़ पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए, कल हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ा था। इसके आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, आपसे पूछेगा कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन क्या बनाएगा, एक ऑर्डर पेयर देगा आपको। सपोज करिए एक ऑर्डर पेयर लिखा है इस तरह से x+3, y-2 इक्वल टू 1, 5, और आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये लिखा हुआ है, मतलब एक ऑर्डर पेयर किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल दिया गया होगा और आपसे कहेगा किसी कोई एक बेटा वेरिएबल x होगा, कोई एक वेरिएबल y होगा। तो आपसे वैल्यू पूछेगा x और y की। तो एक बात आप लोग समझ लो बच्चों, कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तभी होते हैं जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे बेटा बोला गया है कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल दिया गया है, तो इसका बताइए फर्स्ट कंपोनेंट कितना है बच्चा, x+3 है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट कितना है बच्चा, 1। कहने का मतलब है ये कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, 1 के। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका जब कंपैरिजन कराया जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x+3 इक्वल टू 1, और x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 - 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, -2। सर x की वैल्यू आ गई -2। अब सेकेंड वाला कंपोनेंट देखो कितना है, y-2, और यहाँ कितना है सर 5। तो 2 माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा सर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 2 = 7। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने कितनी आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो बच्चों, हम लोगों ने कल कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर फाइंड भी किया था। इसके बाद हम लोगों ने
हम लोगों ने 3 समुच्चयों का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स वो भी फाइंड किया था हम लोगों ने। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों बात की जाए रिलेशन की, तो रिलेशन क्या होता है? जैसे आप लोग अभी देखते हैं जनरली दैनिक जीवन में कि हम लोगों का अगर देखा जाए, हम लोग अगर किसी से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेरा उनसे कोई रिलेशन है बेटा। जैसे पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, यानी कि दुनिया में अगर आपसे कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका आपसे कोई ना कोई रिलेशन है। और सीधी सी बात है, रिलेशन के लिए आपको जरूरी से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। भाई अगर हम कहें हमारा रिलेशन किसी से है तो सीधी सी बात है फर्स्ट पर्सन तो हम ही हो गए, और जिससे रिलेशन होगा वो सेकंड पर्सन होगा। तो रिलेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम लोग आज रिलेशन को पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पढ़ें तो रिलेशन क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे। चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होगी बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करिए जैसे रिलेशन की बात करी जाए बच्चों, रिलेशन होता क्या है? देखो बेटा रिलेशन क्या होता है हम आपको बता दें। जैसे रिलेशन को जनरली हम लोग कहते हैं कि 2 लोगों के बीच कोई ना कोई अगर संबंध, जैसे हम कहें मेरा कोई फ्रेंड है तो उसके बीच मेरा क्या संबंध है? भाई मित्रता का संबंध है। मेरे पिताजी हैं उसका उनसे मेरा क्या संबंध है? पिता और पुत्र का संबंध है। इसी तरह से हम लोग जब रिलेशन पढ़ेंगे, भाई रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिलेशन, और रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध। बच्चों बात की जाए रिलेशन की तो रिलेशन को डिनोट करने के लिए 2 सेट्स की जरूरत पड़ती है। कितने सेट्स की जरूरत पड़ती है बच्चों? 2 सेट्स। भाई जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई 2 सेट्स दिए गए, देखना इधर बच्चों ध्यान से, एक सेट ये दिया गया है और एक सेट ये दिया गया है। ये सेट हमने इसको नाम दे दिया ए, इस सेट को नाम दे दिया बी, और हमने कहा कि ए से बी में, और ये जो रिलेशन है ध्यान सुनना, रिलेशन जो है बेटा वो ए से बी में है, इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा कैपिटल आर। कैपिटल आर का मीन्स है मतलब रिलेशन, और रिलेशन कहां से कहां है सर? ए से कहां है? बी में। इसलिए देखो एरो बेटा बी की तरफ लगा है, मतलब ए से बी की तरफ। रिलेशन कहां है? ए से बी की तरफ, इसलिए हम कहेंगे कि रिलेशन जो है ए से बी की तरफ है। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं सर आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी, मतलब आर कोई एक रिलेशन है इस प्रकार है कि वो रिलेशन कहां से कहां है? ए से बी में है। यहीं पर उल्टा हो जाता, सपोज करिए ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका वी है, और कोई रिलेशन इस तरह से है भैया कि वो रिलेशन सर वी से ए में है। कहां से कहां है भैया? बी से ए में। तो एरो बेटा किधर लगेगा? ए की तरफ लगेगा, क्योंकि रिलेशन कहां से कहां है? बी से ए की तरफ है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको ऐसे लिखते आर सच दैट वी टेंडिंग टू ए, इसको इस तरह से लिखते हैं। मतलब जो रिलेशन जिस सेट से जिस सेट की तरफ होगा तो हम लोग उसको इसी तरह से लिखते हैं। बात क्लियर है? तो भाई देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। हमने देखा रिलेशन जो हमारा है, एक संबंध आर है वो ए से बी में है। हमने 2 सेट्स बना लिए। सपोज करिए इसमें हमने एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट हम कुछ जनरली लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। मान के चलिए यहां पर हमने एलिमेंट ले लिया राम, और एक एलिमेंट ले लिया श्याम, और एक एलिमेंट ले लिया मोहन, और यहां पर हमने एक एलिमेंट ले लिया राधा, और एक ले लिया हमने सपोज करिए पूजा, एक हमने ले लिया चलिए मान के चलिए कामनी, और एक हमने ले लिया सपोज करिए कविता। ये हमने एलिमेंट ले लिए। मैंने कहा राम का जो संबंध है सर वो राधा से है, श्याम का संबंध है वो किससे है? पूजा से है, मोहन का संबंध किससे है? कामनी से है। ठीक है ना बेटा? हमने कहा राम का संबंध राधा से है, श्याम का संबंध पूजा से है, मोहन का संबंध कामनी से है। क्या सर एक बात बताइए, क्या राम केवल राधा से ही संबंध रख सकता है? क्या वो पूजा से नहीं रख सकता? भाई बिल्कुल रख सकता है।
राम पूजा से भी रख सकता है, राम कामनी से भी रख सकता है, राम कविता से भी संबंध रख सकता है। इसी तरह श्याम राधा से भी संबंध रख सकता है, श्याम पूजा से भी रख सकता है, श्याम कामनी से भी रख सकता है, श्याम कविता से भी रख सकता है। इसी तरह मोहन राधा से भी संबंध रख सकता है, मोहन पूजा से भी रख सकता है, मोहन कामनी से भी रख सकता है, मोहन कविता से भी संबंध रख सकता है। मतलब कभी भी कोई एक रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो, कोई भी एक संबंध आर समुच्चय ए से बी में परिभाषित किया गया हो, तो याद रखना किसी भी एलिमेंट का अगर कोई संबंध आर समुच्चय ए से बी में परिभाषित हो रहा है तो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव से कितनी भी बार हो सकता है, मतलब अधिकतम संख्या बार किया जा सकता है। इसके लिए संबंध को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाता है। क्या सर हम जरूरी है कि राम का सभी से संबंध रखते? भाई राम की मर्जी है, राधा से रिलेशन रखना चाहता है, पूजा से नहीं रखना चाहता है, उसकी मर्जी भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो इससे संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखो जनरल रूप में देखो, हमारा संबंध किसी से, हम किसी से एक पर्सन से रखते हैं संबंध, से भाई से रखते हैं, मित्र से रखते हैं, तो क्या जरूरी हम किसी दूसरे से नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं भाई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसी तरह रिलेशन को हम लोग दिखाने जा रहे हैं। जब हमने रिलेशन दिखाया तो रिलेशन में हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो रिलेशन में हमको क्या मिला, राम का संबंध राधा से, तो राम कॉमा राधा, इसको हमने ऑर्डर पेयर बना दिया। इसके बाद राम का पूजा से, तो राम को हमने पूजा से, राम का पूजा, राम और पूजा का ऑर्डर पेयर बना दिया। राम और कामनी का ऑर्डर पेयर बना दिया, राम और कामनी का ऑर्डर पेयर बना दिया। इसके बाद राम और कविता का बना दिया, राम और कविता का बना दिया। इसके बाद हमने श्याम और राधा का बना दिया, श्याम राधा का बना दिया। श्याम पूजा का बना दिया। इसके बाद श्याम कामनी का बना दिया। इसके बाद श्याम कविता का बना दिया। इसके बाद हमने मोहन राधा का बना दिया। इसके बाद हमने मोहन पूजा का बना दिया। इसके बाद मतलब ऐसे करके हम लोग सारे ऑर्डर पेयर बना लेंगे। बोलो बात क्लियर है ना? और ये जो बेटा ये जो लिखने का मेथड है ना, ये संबंध का, ये संबंध जो लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं भाई? रोस्टर फॉर्म। ये संबंध लिखने का जो मेथड है भैया, इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। बेटा संबंध जो होता है, अभी हम लोग बारीकी से समझेंगे संबंध को ना बेटा, हम लोग तीन तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, तीन तरह से लिख सकते हैं संबंध को। तीन तरह से लिख सकते हैं। एक तो विजुअल फॉर्म से लिख सकते हैं, मैपिंग मेथड से भी लिखा जा सकता है, और एक सेकेंड नंबर आपका रोस्टर फॉर्म से भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने अभी लिखा है। और एक फॉर्म और होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। उस विधि से भी हम लोग लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? तो बच्चों हम लोगों ने अभी बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है, अभी चीजें आगे बारीकी से बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा? इसको बेटा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा? चलिए फिर से हमने एक दो सेट ले लिए बेटा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। एक संबंध आर ए से बी में है, यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी। हमने 1 का रिलेशन ए से, 1 का बी से, 1 का सी से, 2 का बी, 2 का ए से, 2 का बी से, 2 का सी से, 3 का ए से, 3 का बी से, 3 का सी से। ये कह दो एक्स वाले एलिमेंट हैं और ये वाई वाले एलिमेंट हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर हमने समुच्चय ए का संबंध बी से दिखाया है, इसका मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ है? ए से बी में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी। भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि रिलेशन जो आर है वो ए से कहाँ है? बी में है, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर ना? तो हमने कहा कि बेटा संबंध जो आर है वो ए से बी में है। तो अब मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या हम इसका रिलेशन अगर निकालें, रिलेशन क्या है जरा बताओ? ऑर्डर पेयर क्या क्या है? सर 1 का रिलेशन ए से है तो 1 का ए से लिखा, 1 का बी से है तो 1 का बी से लिखा, 1 का सी से है तो 1 का सी से लिखा, 2 का ए से है तो 2 का ए से लिखा, 2 का बी से है तो 2 का बी से लिखा, 2 का सी से है तो 2 का सी से लिखा, 3 का ए से है बच्चों 3 का ए से लिखा, 3 का बी से है तो 3 का बी से लिखा, 3 का सी से है तो 3 का सी से लिखा। और हम लोगों ने ये देखो एक रिलेशन निकाल लिया। और ये रिलेशन जो लिखने की जो फॉर्म है बेटा, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। बच्चों दूसरी एक बात सुनो ध्यान से। सर एक बात बताइए, जो आप ये रिलेशन निकाल रहे हो ना, आपने कल की क्लास में, पिछली क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था।
कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, किन्हीं भी दो सेट्स का आप कार्टीजन प्रोडक्ट निकाले तो सेम निकलता था। जी हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जो संबंध आर होता है वो कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कहने का मतलब है ये जो संबंध आर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये संबंध आर कार्टीजन प्रोडक्ट का क्या होता है भाई, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। बस यही बताने जा रहे हैं। सबसेट देखो, सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय। क्या होता है भाई, उपसमुच्चय। इसके बारे में हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है जो संबंध आर है, आर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, ए क्रॉस बी में होंगे। बात क्लियर है। इक्वल का साइन क्यों लगा है, इक्वल का साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये संबंध जो आर होगा इसके एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट के इक्वल भी हो सकता है और ये आर उससे छोटा भी हो सकता है। बोलो बात क्लियर है। कहने का मतलब है जो संबंध आर होता है वो ए क्रॉस बी मतलब कि दो सेट्स का जो कार्टीजन प्रोडक्ट होता है उसका जो है ये क्या होता है, सबसेट होता है बच्चों। क्या होता है, सबसेट। तो आप लोग बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। कोई भी संबंध बेटा अगर ए से बी में है तो ए टेंडिंग टू बी लिखा जाएगा, कोई भी संबंध आर बी से ए में है तो बी टेंडिंग टू ए लिखा जाएगा, और कोई संबंध यदि आर ए से बी में है तो संबंध समुच्चय ए के किसी भी एलिमेंट का संबंध समुच्चय बी के किसी भी एलिमेंट के साथ कितनी भी बार किया जा सकता है, इससे संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है बेटा। एक काम करिए, इसको भी नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए बच्चों, सपोज करिए आपके पास दो सेट है। फिर से देखिए, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और संबंध जो है आर वो ए से बी में है। ये एक्स के एलिमेंट हैं, ये वाई के एलिमेंट हैं। इसमें अभी अब 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट 5 6 7 8। मैंने कहा 1 का रिलेशन है 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ, 4 का रिलेशन 8 के साथ। और कहा गया है सर बताइए, यहां लिख दीजिए कि जो संबंध आर है वो कहां से कहां है सर, ए से बी में है। ये बेटा कंडीशन दी गई है, हम लोग समझ चुके हैं। जो रिलेशन है वो ए से बी में है। अब हमसे कहा गया है इस संबंध आर को सर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। देखो जो ये हमने मेथड लिखा है ये हमारा विजुअल फॉर्म हो गया। कैसा फॉर्म हो गया बेटा, विजुअल फॉर्म, या हम कह सकते हैं मैपिंग मेथड। कौन सा मेथड है भाई, मैपिंग मेथड। और आप लोगों को हम लोग अभी रोस्टर फॉर्म बता चुके। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है अभी देखो समझते हैं। देखो बेटा इसमें देखा जाए तो A1 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 7 से है और 4 का रिलेशन 8 से है। बताइए क्या रिलेशन है इनमें। सर बताइए 1 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए, सर 4 ऐड करिए। 2 में कितना ऐड करें 6 आ जाए, 4 ऐड करिए। 3 में कितना ऐड करें 7 आ जाए, 4 ऐड करिए। 4 में कितना ऐड करेंगे 8 आ जाए, सर 4 ऐड करिए। इसका मतलब है सर जो हमें रिलेशन मिला है वो क्या मिला है, x के एलिमेंट और y के एलिमेंट में जो रिलेशन है इस तरह से लिखेंगे सच दैट, मतलब x और y में रिलेशन है सच दैट, इस प्रकार कि x के एलिमेंट में यदि हम 4 4 4 जोड़ दें तो हमें y के एलिमेंट मिल जाते हैं। कहने का मतलब है यदि हम x के एलिमेंट में 4 ऐड कर दें तो क्या मिलता है, y का एलिमेंट। तो रिलेशन मुझे मिला कि x + 4 = y और ईच फॉर एवरी वैल्यू। इसका साइन देखो, ये साइन होता है ईच फॉर एवरी वैल्यू। इसका मतलब होता है प्रत्येक मान के लिए। देखो इंग्लिश में कहते हैं ईच फॉर एवरी वैल्यू, और इसे कहते हैं हिंदी में प्रत्येक मान के लिए। प्रत्येक मान के लिए जो x वाले एलिमेंट होंगे वो कहां से आ रहे होंगे सर, कैपिटल A से आ रहे होंगे, और y वाले एलिमेंट कहां से आ रहे होंगे सर, कैपिटल V से आ रहे होंगे। तो देखो बेटा ये जो रिलेशन को लिखने का मेथड है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। बोलो बात क्लियर है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समुच्चय निर्माण विधि। तो बताओ हम लोगों ने रिलेशन को डिफाइन करना सीखा। अ रिलेशन कैन बी डिफाइन फ्रॉम सेट A to B when A set given and V set given and हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे बेटा तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे,
ये बेटा हमारा जो लिखने का मेथड है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा मेथड है भैया? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम लोग सीख चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म हमने बता दी है, और ये मैपिंग विधि विजुअल फॉर्म हम कह सकते हैं, ये भी आपके सामने है। तो रिलेशन को लिखने का आप लोगों ने मेथड भी सीख लिया है, कैसे लिखना है, रिलेशन क्या होता है ये भी आपने समझ लिया है। अब हम लोग रिलेशन की चर्चा आगे आगे धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, रिलेशन के बारे में थोड़ा और समझेंगे, डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, को डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, रेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि 11th क्लास में क्या है ना बच्चों, हम लोगों ने डोमेन, रेंज, को डोमेन तो पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने टाइप्स नहीं पढ़े थे। और 12th क्लास में क्या है, हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इरेज कर देते हैं। चल, इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन तो समझ लिया बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। एक बार क्या नाम, अभी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में आया था कि किसी भी सेट ए में, मान के चलिए सपोज करिए किसी सेट ए में एन ए इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, किसी सेट ए में एलिमेंट जो है बेटा मान के चलिए वो एम है, और किसी सेट बी में एलिमेंट है बेटा वो एन है, और आपसे कहता है बताइए टोटल ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करिए, मतलब समुच्चय ए से बी में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। याद रखना इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 की पावर mn। क्या होता है बच्चों? 2 की पावर m। इसका मतलब क्या है सर, हम कहेंगे, इसको हिंदी में पढ़ेंगे, समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, इसका जो बेटा फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2 की पावर mn। यदि किसी समुच्चय ए में m एलिमेंट हो, समुच्चय बी में n एलिमेंट हो, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2 की पावर mn। जैसे क्वेश्चन बन जाए भाई, देखो इधर, जैसे क्वेश्चन बन जाए किसी सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, और आपसे पूछ दे सर नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करिए फ्रॉम, कहां से कहां सर? ए टू बी, मतलब ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करिए। तो सीधी सी बात है, आपने फार्मूला पढ़ा है 2 की पावर mn, और m क्या होता है? m जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। देखो ये जरूरी नहीं कि आपको m एक वाले ही एलिमेंट लिए जाए, n को बी वाला एलिमेंट, आप किसी को भी ए के एलिमेंट दिखा सकते हो, बी का एलिमेंट। तो बच्चों बताओ 2 की पावर m की वैल्यू कितनी है? 5, इंटू एन की वैल्यू कितनी है सर? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 15। यानी हमारा जो आंसर आया 2 की पावर 15। और ये आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, आप लोग उठा के देखेंगे चित्रा की बुक, आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। एन ए इक्वल टू 5 दिया है, एन बी इक्वल टू 3 दिया है, और आपसे टोटल नंबर और रिलेशन फाइंड करने को बोला है। तो आंसर क्या आता है सर? 2 की पावर 15। बोलो बात क्लियर है? कभी भी आपके पास कोई 2 सेट दिए रहें, कभी भी आपके पास 2 सेट दिए रहें और आपसे कहा जाए कि सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करिए, तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर m। बोलो बात क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। अब हम लोग अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? इमेज। इमेज क्या होती है, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। सर हम लोग प्री इमेज के बारे में पढ़ेंगे। सर प्री इमेज क्या होती है? अरे मतलब इमेज को कहते हैं हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। प्री इमेज को हम लोग भैया हिंदी में पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं।
क्या होता है अभी समझते हैं बच्चों। देखो भाई, इमेज और प्री इमेज ये क्या होता है, बहुत अच्छा पॉइंट टॉपिक है ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोगों से जब कभी भी रेंज निकालने को कहेगा तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी रेंज, इमेज और प्री इमेज की। क्या होता है देखो समझेंगे बच्चों। देखो हमारे पास सपोज करिए फिर से कोई दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए है सेट बी है, कोई रिलेशन है आर, कहाँ से कहाँ है भैया, ए से बी में। तो इसको इस तरह से लिख लो, आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी, और ये बेटा एक्स के एलिमेंट है और ये बेटा वाई के एलिमेंट है। अब मैंने कहा बेटा इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट 5 6 7 8। अब ध्यान सुनना भाई, हमने कहा 1 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 7 से, 4 का रिलेशन 8 से। बच्चों देखो इमेज सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ड इमेज। इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब। प्री इमेज क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब। भैया जब हम लोग अपना कोई मिरर देखते हो, मिरर मतलब दर्पण देखते हो, तो दर्पण में हमको अपना एक चेहरा दिखाई पड़ता है, मतलब भयानक चेहरा दिखाई पड़ता है। भयानक चेहरा किसी और का नहीं होता, वो अपना ही होता है बेटा। तो जब हम किसी मिरर को देखते हैं तो हमें एक इमेज दिखाई पड़ती, मतलब हमें चेहरा दिखाई पड़ता है। तो शीशे में जो मेरा चेहरा दिखाई पड़ता है बेटा, वो क्या होती है, मेरी इमेज होती है। क्या होती है, इमेज। वो रियल थोड़ी ना होती है, वो मेरी इमेज होती है। इसी तरह से हम आपसे कहें कि ये 1 का रिलेशन 5 से है, तो सपोज करिए आप बीच में कोई एक मिरर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मिरर। अब 1 का रिलेशन 5 से है। अब भाई देखो 1 ने मिरर को देखा तो मिरर में क्या दिखाई पड़ा, 5। इसका मतलब है 1 की इमेज कितनी है सर, 5 है भैया, 5। तो हम लोग लिखेंगे जो 1 की इमेज है, द इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 ये कितनी है सर, 5 है। अब मैं बात करूं 2 की इमेज बताओ सर, इमेज ऑफ 2, सर 2 की इमेज कितनी है, 6। हम बात करें सर 3 की इमेज बताओ सर, इमेज ऑफ 3, सर इसकी इमेज है 7। हम बात करें सर 4 की इमेज बताओ सर, हम कहेंगे सर इमेज ऑफ 4 ये कितनी है सर, 8। कहने का मतलब है ये सारे के सारे एलिमेंट ये क्या हैं सर, ये इमेज हैं। क्या हैं सर, इमेज। सर इमेज तो समझ में आ गया, इमेज तो समझ में आ गया। प्री इमेज क्या है भाई, मैंने जब मिरर देखा तो मिरर में मेरी जो तस्वीर दिखाई पड़ रही थी वो मेरी इमेज थी, वो मेरी इमेज है और मैं उसकी क्या हूं, प्री इमेज। मतलब ये 5 जो है ना, 5 ये 5 जो है 1 की क्या है, इमेज है। तो सर 1 भी तो 5 की कुछ ना कुछ होगी। बिल्कुल सर, 1 जो होगी वो 5 की क्या होगी, प्री इमेज होगी। कहने का मतलब है हम लिख दें सर यहाँ पर प्री इमेज ऑफ 5 कितनी होगी सर, 1। हम कहें सर प्री इमेज ऑफ 6 कितनी होगी, 2। हम कहें सर प्री इमेज ऑफ 7 कितनी होगी सर, 3। हम कहें सर प्री इमेज ऑफ 8 कितनी होगी सर, 4। कहने का मतलब है 1 की इमेज है 5, 1 की इमेज है 5 और 5 की प्री इमेज है क्या, 1। ये जो है बेटा ये आपकी प्री इमेज है और ये जो है आपकी बेटा ये क्या है, इमेज है। तो 1 की इमेज है 5 और 5 की प्री इमेज क्या है, 1। इसी तरह 2 की इमेज है 6 और 6 की प्री इमेज है 2। इसी तरह 3 की इमेज है 7 और 7 की प्री इमेज है 3। 4 की इमेज है 8 और 8 की प्री इमेज है 4। तो बताइए बच्चों, इमेज और प्री इमेज समझ में आया। अगर आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए हों तो बताओ आगे बढ़ा जाए भाई। हमें लग रहा है कि आप लोगों को इमेज और प्री इमेज में कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। लेकिन सर एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, एग्जामिनर इतना होशियार होता है, वो क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। देखो इधर आपको 2 सेट दे देगा, एक सेट ये दे दिया, एक सेट ये दे दिया। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये कोई रिलेशन आर ए से बी में है, कोई संबंध आर ए से बी में है। इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें ए बी सी डी। 1 का रिलेशन ए से, 2 का बी से, 3 का सी से। और आपसे पता क्या पूछेगा, आपसे कहेगा सर 1 की इमेज बता दो।
तो अभी आप लोग बताए थे सर कि जो इमेज ऑफ 1 वो कितनी है सर ए। हम कहेंगे सर 2 की इमेज बता दो सर, कितनी है 2 की इमेज वी। हम कहें सर 3 की इमेज बता दो सर, 3 की इमेज कितनी है सी। अब हम आपसे कहें सर प्री इमेज बताओ, प्री इमेज बताओ सर, प्री इमेज ऑफ ए। बताओ बेटा ए की प्री इमेज कितनी है 1। अब बताओ बेटा प्री बी की प्री इमेज कितनी है 2। अब बताओ सर सी की प्री इमेज कितनी है 3। अब बताओ सर प्री इमेज ऑफ डी, डी की प्री इमेज बताओ। सर ये बताओ डी 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 तो अकेला बैठा रहा ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो किसी की इमेज नहीं है सर। इसका मतलब है जब ये किसी की इमेज नहीं है तो इसका कोई प्री इमेज होगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा भाई, इसको हम 5 भी बोल सकते हैं भाई, इसकी कोई इमेज नहीं है, सॉरी इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। हाँ समझ रहे हैं मेरी बात। तो कहने का मतलब है कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमाया जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बोलो क्लियर है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट अब आपसे 2-3 छोटी बातें और हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में और समझ लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब डोमेन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे अब कोडोमेन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे अब रेंज के बारे में। बच्चों डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, कोडोमेन को हिंदी में कहते हैं बेटा सह प्रांत, रेंज को हिंदी में कहते हैं बच्चों परिसर। बोलो बात समझ में आ गई? डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, कोडोमेन को हिंदी में कहते हैं सह प्रांत, रेंज को हिंदी में कहते हैं बच्चों परिसर। देखो क्या होता है प्रांत, सह प्रांत, परिसर, आइए समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास कोई एक रिलेशन है आर, वो कहां से कहां है भैया? ए से बी में है। बात समझ रहे हैं? कोई एक रिलेशन है वो कहां से कहां है? ए से बी में है, और हमने 2 सेट बना लिए जल्दी से, ए और बी, ठीक है ना? ये सेट ए है और ये सेट बी है, एक्स के एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट है, और रिलेशन आपका ए से बी में है। अब मैंने कहा सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसमें एलिमेंट है सपोज करिए 5 6 7 8 9, क्लियर? और मैंने कहा कि 1 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 7 से, 4 का रिलेशन 8 से। बोलो बात क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। रिलेशन जो है आपका ए से बी में है, ए से बी में, तो ये जो पूरा सेट ए है ना, इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे किसमें काउंट होंगे सर? ये प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? प्रांत कहलाएंगे, यानी कि ये कहलाएंगे आपके डोमेन। तो भाई हम आपसे कहेंगे डोमेन बता दो, इसका क्या होगा इस संबंध का? डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर का मतलब है सर ये बता रहा है कि आर का प्रांत बता दो, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं डी आर। बताइए सर डोमेन क्या होगा? डोमेन 1 2 3 4, तो मैंने डोमेन में ले लिया 1 2 3 4, बताइए डोमेन आ गया। अब आपसे कहे सर सह प्रांत, तो जो ये समुच्चय ये सेट लिखा है वी, ये हमारा जो सेट भी है इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे भैया? ये सहप्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहप्रांत। और सहप्रांत को ही कहते हैं कोडोमेन। यानी कि आपसे पूछेगा सर कोडोमेन ऑफ आर, तो सर कोडोमेन ऑफ आर जो निकलेगा वो सारे एलिमेंट बी के, बताओ कौन कौन से एलिमेंट है बी में सर? 5 6 7 8 9। बोलो बात क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी संबंध एक आर ए से बी में परिभाषित हो, और कोई समुच्चय ए इस प्रकार से है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है 5 6 7 8 9, और रिलेशन कुछ इस तरह से दर्शाया गया है, तो डोमेन और कोडोमेन जो होता है, जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, बी वाला पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा, यानी सहप्रांत। अब बात फंसती है बच्चों रेंज। सबसे मेन चीज तो यही है, रेंज क्या होती है सर? रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। रेंज होती क्या है?
देखो बच्चों आप समझो ध्यान से, यदि कोई सेट ए हो और सेट बी दिया गया हो, कोई संबंध आर ए से बी में परिभाषित हो, तो हमेशा याद रखना सेट बी के वे एलिमेंट, सेट बी के केवल वही एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट की इमेज हो, क्या हो, इमेज हो। नहीं समझे, फिर समझो, समुच्चय कोई भी संबंध आर ए से बी में परिभाषित हो तो समुच्चय बी के केवल वही अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब हों, यानी इमेज हों, केवल वही अवयव रेंज में आएंगे, और जो अवयव बेटा प्रतिबिंब नहीं होंगे वो रेंज में नहीं आएंगे। अपनी भाषा में समझें तो जिस जिस एलिमेंट के ऊपर तीर लगा है, क्या लगा है, तीर लगा है, वही अवयव केवल रेंज में लिया जाएगा। जिस एलिमेंट पर तीर नहीं लगाया गया है वो आपका रेंज में नहीं आएगा। तो भाई बताओ रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सर? 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा। तो बताओ हम लोगों ने रेंज निकाल लिए। हम लोगों ने प्रांत सीखा, परिसर सीखा, सहप्रांत सीखा, तीनों चीजें हम लोगों ने अच्छे से समझ ली। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब यानी इमेज एंड प्री इमेज को निकालना सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने डोमेन, को डोमेन एंड रेंज को निकालना सीखा है। तो बच्चों हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को डोमेन एंड रेंज एंड को डोमेन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग एक काम करिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिलेशन ऑन अ सेट ए। मतलब किसी एक समुच्चय पर कोई एक सेट है आपके पास ए, इस पर हमको रिलेशन को डिफाइन करना है। और इस अकेले सेट पर कैसे रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे, इसका मतलब समझो। रिलेशन ऑन अ सेट ए, इसका मतलब ये है बच्चों, कोई एक रिलेशन है, और तुम्हें पता है, तुम्हें हमने पढ़ाया है कि कोई भी रिलेशन होगा वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है, या दो समुच्चयों के बीच में होता है, या दो सेट्स के बीच में डिफाइन होता है। तो ये जो सेट ए पर रिलेशन बोला है, इसका मतलब समझाओ सर। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक सेट दिया गया है, समझ रहे हो मेरी बात? कोई आपके पास एक सेट दिया है, सपोज करिए 1 2 3 दिया है, और आपको केवल इसी एक सेट पर रिलेशन को डिफाइन करना है। तो आप इस केवल अकेले सेट पर रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? कहने का मतलब है कि हम एक सेट पर रिलेशन कैसे फॉलो करेंगे। तो इसको बेटा ऐसे फॉलो करेंगे कि कोई रिलेशन जो होगा वो इसी सेट का रिलेशन इसी सेट से हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें, हमने लिखा आर सच दैट ए टेंडिंग टू ए। बात समझ में आई? यानी कि कोई एक सेट ए है और दूसरा भी एक सेट ए है, और ए का रिलेशन इस बार कहाँ होगा? ए में होगा। और ए में एलिमेंट क्या है? 1 2 3, और ए में एलिमेंट क्या है? 1 2 3। तो कहने का मतलब है हम लोगों ने अभी इतना सीखा है कि रिलेशन ऑन अ सेट ए, किसी एक समुच्चय पर किसी संबंध को कैसे परिभाषित किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है कि कोई भी एक समुच्चय आपके पास दिया हो और आपको उसमें संबंध परिभाषित करना हो, तो वह संबंध उसी समुच्चय में परिभाषित हो जाता है। बोलो बात समझ में आई? यानी कोई एक सेट आपको दिया गया है और आपको इसमें कोई रिलेशन डिफाइन करना है, तो वो रिलेशन डिफाइन होगा कुछ इस तरह से, इसी सेट का रिलेशन इसी सेट के साथ डिफाइन हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा, हम लोग थोड़ा एंट्री कर रहे हैं आगे की तरफ। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसको बेटा नोट कर लो, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों
टाइप्स ऑफ रिलेशन, हिंदी में कहते हैं संबंधों के प्रकार। ये क्या होता है सर? देखो भाई, दुनिया में ना कई प्रकार के संबंध होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 लोगों से मतलब रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोगों से मतलब रखते हैं। तो दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, इसी तरह से उनके बीच कई तरह के रिलेशन डिफाइन होते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग रिलेशंस के भी टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स। चलिए, सबसे पहला हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहला टाइप है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। देखो भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी अब हम लोग संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, वो किसी एक सेट पर फॉलो होंगे, मतलब किसी एक समुच्चय पर परिभाषित होंगे। तो देखो, सबसे पहले समझो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, बहुत अच्छे से समझेंगे तत्समक संबंध क्या है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले इसमें समझेंगे, हम लिखेंगे यदि कोई संबंध आर, हिंदी में लिखेंगे क्योंकि बच्चों यूपी बोर्ड वाले हो ना आप। यदि कोई संबंध आर समुच्चय ए से ए में इस प्रकार परिभाषित किया गया हो, इस प्रकार परिभाषित किया गया हो कि, आगे डैश कर दो, किस प्रकार परिभाषित किया गया हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं के साथ हो। बोलो, बात आई समझ में? कहने का मतलब है कि कोई भी आपके पास कोई एक समुच्चय दिया रहेगा, कोई एक सेट दिया रहेगा और उसमें कोई एक संबंध आर परिभाषित होगा। अब वो इस प्रकार से परिभाषित होगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं के साथ होगा। वही रिलेशन आपका तत्समक संबंध कहलाएगा, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और याद रखना, इसे IR से प्रदर्शित करते हैं, IR का मतलब क्या है? I का मतलब आइडेंटिटी, R का मतलब रिलेशन, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IR से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक सेट दिया है 1 2 3 और इसमें कोई एक रिलेशन आपको इस तरह से डिफाइन करना है कि प्रत्येक अवयव का संबंध केवल खुद के साथ हो, केवल स्वयं के साथ हो, किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहें कि बताइए इसमें एलिमेंट 1 है, तो 1 का रिलेशन 1 से दिखा दो, 2 का रिलेशन 2 से दिखा दो, 3 का रिलेशन 3 से दिखा दो। और ये जो संबंध आपका बनेगा, ये आपका कौन सा संबंध होगा भाई? ये आपका होगा तत्समक संबंध। कौन सा संबंध होगा भाई? ये तत्समक संबंध। जैसे हमने आपसे कहा कि कोई भी रिलेशन आर जो होगा वो कहां से कहां डिफाइन होगा? ए से ए में। जैसे हम इसको ऐसे लिखें सर कि आर जो है सर वो ए से ए में डिफाइन किया गया है, यानी 2 सेट ले लो, एक ए, इधर भी ए, ये भी ए है और ये भी ए है, और इसमें रिलेशन जो है वो आर है। और ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं सर? 1 2 3, और ए में भी कौन से? 1 2 3। और रिलेशन आपको वो दिखाना है जो केवल स्वयं के साथ हो, किसी दूसरे के साथ नहीं। मतलब 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से हो। तो ऐसा संबंध भैया क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। बोलो, बात आई समझ में? तो हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन समझ गए, तत्समक संबंध समझ गए। तत्समक संबंध होता क्या है? कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए पर
किसी समुच्चय ए से ए में इस प्रकार परिभाषित किया गया होगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं के साथ होगा, तो ऐसा संबंध आपका तत्समक संबंध कहलाएगा। इसे हम लोग आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया कि ये कोई एक सेट दिया है 1 2 3 और इसमें रिलेशन हमने रिप्रेजेंट किया 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और ये रिलेशन को हमने देखो मैपिंग मेथड में देखा तो ये इस तरह से बना 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। बोलो बात आई समझ में आपको? क्लियर है ना? चलिए नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अरेंज कर देते हैं। जैसे हम आपसे कहें एग्जांपल ले लो एक और फिर से, कोई एक सेट दिया है a = 2 5 7 9, हमने कहा इसका IR बता दो, मतलब सर इसका आइडेंटिटी रिलेशन बताओ क्या बनेगा। इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा 2 का 2 से, 5 का 5 से, 7 का 7 से, 9 का 9 से, किसी दूसरे से नहीं बनेगा। और यहाँ पर लिख देना जो रिलेशन डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ए से ए में डिफाइन होगा। बोलो बात क्लियर है? तो हम लोगों ने आज समुच्चय की रिलेशन की आज पहली टाइप पढ़ी है। कौन सी टाइप पढ़ी है? तत्समक संबंध पढ़ी है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ी है। सेकेंड टाइप जो होती है वो सेकेंड टाइप पढ़ेंगे हम लोग। कौन सी? हम लोग पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। कौन सी पढ़ेंगे भाई? स्वतुल्य संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। और इसे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कल। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, थोड़ा काम भी है बेटा में। तो हम कोशिश करते हैं कि डेली क्लास थोड़ा जो है 1 घंटे की होनी चाहिए हमारी क्लास। कोई बात नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी क्लास 1 घंटे की कम से कम होनी चाहिए। आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग बेसिक पढ़िए, पहले आप लोग बेसिक समझिए, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है ना, बेसिक टू एडवांस, पहले फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। इसके बाद आपकी जो बालाजी पुस्तक है, बालाजी की जो बुक है, बालाजी बच्चों की जो पढ़ाई जा रही है, इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब एग्जाम से पहले तो कंप्लीट करेंगे ही, और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे क्वेश्चन की करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ अच्छे क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे, मतलब थोड़े नॉर्मल से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन को छोड़ेंगे। नहीं, हम लोग बालाजी प्रकाशन जो है ना बेटा, ये पूरा फुल पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट सिलेबस इसका कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले हमें इसको तैयार भी करना है और हमें प्रैक्टिस भी करानी, अनसॉल्व भी पूरी करानी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बेटा, ठीक है।